जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई विजिबल टू एवरीवन? जस्ट एक्नॉलेज मी। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद हिमांशु। जय हिंद अंबुज। जय हिंद राजा, विनय, चंदन, एवरीवन जय हिंद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पोस्ट मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को कंप्लीट करने के बाद जो अगला पड़ाव है हमारा भारत के इतिहास में वो पोस्ट मौर्यन पीरियड का है। देखिए, मैं पहले ही इस चैप्टर की शुरुआत में भी ये चीज़ बता दूं, बीच में भी बताऊंगा और एंड में भी बताऊंगा कि ये एक ट्रांजिशनल फेज है इंडिया की हिस्ट्री में। ट्रांजिशनल फेज यानी कि जब एक इंपॉर्टेंट पड़ाव से दूसरे इंपॉर्टेंट पड़ाव के बीच में हम जाते हैं तो उसके बीच की जो जर्नी होती है उसे हम ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर का फेज होता है ये एक ट्रांजिशनल फेज है जहां पर मौर्यन एम्पायर से गुप्ता एम्पायर के बीच में ट्रांजिट हो रहा है हमारी हिस्ट्री का। हालांकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस दौर में भी हुई थी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चाहते तो इस चैप्टर को छोड़ भी सकते थे, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि कुछ न कुछ कड़ी आगे के चैप्टर से इसकी जुड़ी हुई होगी। इसीलिए आगे की चीज़ें बेहतर समझने के लिए बीच में से हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो बहुत लंबा फेज है इंडिया की हिस्ट्री में, जिसकी शुरुआत होती है 185 बीसी से और इसका एंड होता है लगभग 250 एडी पर। तो ये जो 435 साल का फेज है इसे पोस्ट मॉडर्न एज कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांजिशनल हिस्ट्री है ये मौर्यन एम्पायर के बाद की या इंडिया की हिस्ट्री की। तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी इसकी जो जो भी मेजर इवेंट्स हैं वो सारी मेजर इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको कहूँ वो ये कि आपको डेट्स इस चैप्टर में डेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत कम डेट्स हैं जो इस चैप्टर में पूछी जाती है। ऐसा क्यों है? क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में डेट्स को लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है? दरअसल इसीलिए नहीं होना है क्योंकि ये जो पूरा फेज है ना इंडिया की हिस्ट्री का, इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, आर्कियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस, लिटरेरी इन्फॉर्मेशंस या फिर न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशंस, उसमें डेट्स कंफर्म नहीं होती। बहुत प्लस माइनस होता है अलग अलग सोर्सेस में। अगर हम अलग अलग सोर्सेस को रेफर करते हैं तो डेट्स थोड़ी बहुत बदल जाती। इसीलिए हिस्टोरियंस भी इस एज में इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट्स को लेकर एक मत नहीं है, और इसीलिए कभी भी इस फेज में डेट्स को लेकर बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जहां जहां पर भी डेट्स का इंपॉर्टेंस होगा इस चैप्टर में मैं खुद बता दूंगा आपको। जहां मैं नहीं बताऊं आप उस चीज को छोड़ देना। आप भी उसकी डेट्स को लेकर कंफ्यूज मत होना, उसके पीछे मत लगना। जो जो मेजर इवेंट्स है इस चैप्टर की वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसको। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे पहले कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड, अच्छा जो डेट्स की मैंने बात करी अभी, मैंने आपको बोला कि डेट्स को लेके कंफ्यूज मत होना, लेकिन मैं शुरू ही डेट से करूंगा और वो एक इंपॉर्टेंट डेट है कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, दिस पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज, हाउ लॉन्ग इट इज, फ्रॉम 185 बीसी टू 250 एडी। ये जरूर याद रख लेना, इट्स वेरी सिंपल, आराम से आपको याद हो जाएगा। 185 बीसी से लेके 250 एडी के बीच में है ये पूरा फेज जो आज हम पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड की कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, मौर्यन एम्पायर का हो चुका है डिक्लाइन, और मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के साथ देखिए मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर था, इस पूरे सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। इवन मैंने ये भी कहा कि जो आज भारत का इलाका है उससे भी ज्यादा फैला हुआ था मौर्यन एम्पायर। तो इतने बड़े एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाती है, और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए बहुत सारी अलग अलग पावर्स का राइज होता है। ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है इसमें कोई एक ऐसी पावर उभर कर नहीं आ पाती जो कि पूरे सबकॉन्टिनेंट को रूल करे, बल्कि कई छोटी और मीडियम साइज की पावर्स का राइज होता है जो सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में रूल करती हैं इफेक्टिवली। तो मौर्यंस के जो पॉलिटिकल सक्सेसर्स थे वो कोई एक नहीं थे, मौर्यंस के पॉलिटिकल सक्सेसर्स बहुत सारे थे। जहां डेक्कन में सातवाहन्स उस इलाके को रूल करते थे जो कभी मौर्यंस द्वारा रूल किया जा रहा था, वही वेस्टर्न इंडिया में हम देखते हैं कि सीथियंस रूल करते थे,
जिस इलाके को कभी मौर्यंस रूल करते थे। नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर कुशाण्स रूल करते थे, जहां कभी मौर्यंस रूल किया करते थे। ईस्ट में कलिंग के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर छेदी डायनेस्टी रूल करती थी, जहां पर कभी मौर्यंस ने कॉन्क्वेस्ट करी थी। तो जितना भी मौर्यंस का इलाका जीता हुआ था, अब वो पावर्स में बट गया अलग अलग जगह पर, और डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है इंडिया की पॉलिटिक्स का। इंडिया के पॉलिटिक्स में कई छोटी छोटी और मीडियम साइज की पावर्स का राइज हो जाता है। यही पूरा फेज पोस्ट मौर्यन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो पावर्स थी, जो अलग अलग पावर्स रूल करती हैं, वो सारी अलग अलग पावर्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वो जो दो पावर्स में हम कैटेगराइज करते हैं वो ये है, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ था। देखिए, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन की बहुत सारी वजह थी, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट वजह थी मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन की, वीक रूलर्स। जो मौर्यन अशोक रूलर थे, उनके जो सक्सेसर्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, और ये एक इंपॉर्टेंट वजह थी मौर्यंस के डिक्लाइन की। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह मौर्यंस के डिक्लाइन की थी पैसिफिक पॉलिसीज। जैसे एम्परर अशोक के बारे में हमने बात करी कि एम्परर अशोक ने अपने 14 मेजर एडिक्ट्स में से एक में कहा कि अब से भेरी घोष नहीं होगा, सिर्फ धम्म घोष होगा। मतलब कि मैंने उस वक्त भी बताया था कि वॉरफेयर की पॉलिसी से वो विड्रॉ कर रहे थे, एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी से वो विड्रॉ कर रहे थे। सिमिलरली 13th एडिक्ट में भी उन्होंने अपने सक्सेसर्स को ये कहा है कि अब वॉर नहीं होना चाहिए, कलिंग वॉर जैसा ब्लडशेड नहीं होना चाहिए। यानी कि अशोक ने एक ऐसी पॉलिसीज प्रोपोगेट कर दी थी अपने सक्सेसर्स में जो उनको युद्ध से दूर ले जाती थी। एक रूलर के लिए, एक देश चलाने वाले के लिए जब भी जरूरत पड़े युद्ध करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वॉर मॉन्गरिंग बन जाना चाहिए, लेकिन जहां पर भी जरूरत पड़े युद्ध करना चाहिए, अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करते रहना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली मौर्यंस ने बहुत ही ताकतवर फौज होने के बावजूद भी ये पॉलिसी से विड्रॉ कर लिया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह थी मौर्यंस की। तीसरी इंपॉर्टेंट वजह थी मौर्यंस की कि जब अशोक के बाद उनके सक्सेसर्स आए, तो उन सक्सेसर्स के बीच में मौर्यन एम्पायर का डिवीजन होने लग गया। पहले तो मौर्यन एम्पायर पूरे कंट्री में फैला हुआ था, लेकिन फिर उनके सक्सेसर्स ने आपस में इसको बांटना शुरू कर दिया, ये मेरा, ये तेरा, इस तरह से। अब इस तरह से होता यह है कि पावर जो है जैसी डिवाइड होती है तो वो वीक भी हो जाती है, वो कमजोर होने लगते हैं, और फिर वो अपने अपने इलाके में भी धीरे धीरे कंट्रोल लूज कर जाते हैं। तो तीसरा ये पॉइंट है कि मौर्यन एम्पायर का क्या हुआ, डिवीजन हो गया अशोक के बाद में उसके सक्सेसर्स में। चौथी बात है यहाँ पे कि जो गवर्नर्स थे, प्रदेशिक्स थे, और कई इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे अलग अलग रीजन्स में, उन्होंने रेबेलियन कर दिया मौर्यंस के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हम नहीं देते टैक्स मौर्यंस को, उन्होंने टैक्सेस देना बंद कर दिए। जैसे ही मौर्यंस को टैक्सेस मिलना बंद हो गए अलग अलग इलाकों से, तो वो बड़ी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते थे, और बिना बड़ी आर्मी के बड़े इलाके को रूल भी नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो ये बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं मौर्यंस के डिक्लाइन होने के। और एक रीज़न मैं कहता हूँ कि मौर्यन एम्पायर क्रम्बल्ड अंडर इट्स ओन वेट, अपने ही वजन के तले दब के मौर्यन एम्पायर मर गया। मौर्यन एम्पायर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई इतना बड़ा एम्पायर हो जाता है कि फिर उसको चलाना प्रैक्टिकल नहीं होता। आगे भी हम देखेंगे मुगल पीरियड में भी, मुगल्स के साथ भी यही होता है, इतना बड़ा एम्पायर हो जाता है कि फिर उनसे उसका संचालन करना ही असंभव हो जाता है। मौर्यंस के साथ भी शायद ऐसा हुआ कि वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए थे जहां से सिर्फ डिक्लाइन ही पॉसिबल था, वहां से कोई फर्दर राइज पॉसिबल नहीं था, एटलीस्ट जो पॉलिसीज अशोक ने इम्प्लीमेंट करी थी उसके बाद से, है ना। जैसे कोई भी चीज़ शुरू होती तो वो एक पीक पे जाती है, फिर पीक पे जाने के बाद उसका डिक्लाइन ही होता है। तो इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, एंड दैट्स वाई प्रॉबेबली द मौर्यंस क्रम्बल्ड अंडर देयर ओन वेट। तो ये सारे मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। ओके, तो अब हम वापस पोस्ट मौर्यन पीरियड की तरफ आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद बहुत अलग अलग पावर्स उनकी जगह ले लेती है। कुछ छोटी होती है, कुछ मीडियम साइज की होती है, कुछ मीडियम टू लार्ज साइज की होती है। अब ये पावर्स को आसानी से समझने के लिए हमने इनको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। एक है नेटिव डायनेस्टीज और एक है फॉरेन डायनेस्टीज। अब यहाँ पे नेटिव डायनेस्टीज और फॉरेन डायनेस्टीज से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है
कि जब मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ था तो सबकॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ऐसे नेटिव रूलर्स थे जो बहुत पावरफुल हो गए थे, और इन नेटिव रूलर्स ने अलग अलग इलाकों में अपनी हुकूमत कायम करी, अपने राज्य स्थापित किए। नेटिव मतलब देसी, हिंदी में बोलते नेटिव को देसी या देशी। तो ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, यहीं की पावर्स थी जिन्होंने कि मौर्यंस को अलग अलग इलाके में उनके द्वारा खाली किए गए पॉलिटिकल वैक्यूम को आके भरा। लेकिन मौर्यंस के वीक हो जाने के वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स के लिए नॉर्थ वेस्ट के रास्ते खुल गए। नॉर्थ वेस्ट के रास्तों से खैबर के दर्रों को पार करते हुए वो उतरते थे पंजाब के मैदानों में, और वहां से आगे बढ़ते हुए उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में अपने किंगडम्स एस्टैब्लिश करते थे। और वो सारी डायनेस्टीज जो इस तरह बाहर से, भारत के बाहर से, मौर्यंस के ख़त्म हो जाने के बाद में भारत के बाहर से एंटर करके आती है और अपने किंगडम्स एस्टैब्लिश कर लेती है, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन डायनेस्टीज। तो ये कहने के लिए फॉरेन डायनेस्टीज हैं, एटलीस्ट जब ये शुरू में आई थी तो ये फॉरेन थी, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम ये भारत के अंदर आके सेटल हो गई और ग्रेजुअली इंडियनाइज हो गई। हर तरह से रेशियली, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, हर तरह से ये लोग का इंडियनाइजेशन हो जाता है। तो ये फॉरेन डायनेस्टीज हैं और नेटिव डायनेस्टीज हैं। ये फॉरेन और नेटिव डायनेस्टीज मिलकर इस पूरे सबकॉन्टिनेंट के एक बड़े इलाके को रूल करती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि पोस्ट मॉरियन पीरियड में दो तरह की डायनेस्टीज रूल करती है, नेटिव डायनेस्टीज और फॉरेन डायनेस्टीज। ये फॉरेन डायनेस्टीज मैंने इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा एक क्लासिफिकेशन बन जाए, क्योंकि ये फॉरेन डायनेस्टीज भी जल्दी ही नेटिव बन गई थी। सही तो ये है कि अगर मैं इंडो ग्रीक्स की बात करूं तो इंडो ग्रीक्स रहे नहीं बहुत लंबे समय तक, कुछ डिकेड्स बाद वो इंडियनाइज हो गए थे। सीथियंस की बात करूं या कुशान्स की बात करूं तो इनका भी लार्जली इंडियनाइजेशन हो गया था। तो ये भी नेटिव ही थे, लेकिन क्योंकि इनका ओरिजिन फॉरेन था इसलिए हमने इनको फॉरेन डायनेस्टीज की कैटेगरी में लिखा है, और ये तो अपने लोग थे, सब देसी लोग ही थे। तो एक एक करके इन सारी डायनेस्टीज के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम शुंग डायनेस्टी की, और उनके साथ बात करेंगे हम कण्व डायनेस्टी की। ठीक है, तो सबसे पहले शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, दरअसल बात ये थी कि मौर्यंस बहुत वीक हो गए थे और इंडो ग्रीक्स के हमले शुरू हो गए थे उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर। लोग परेशान थे क्योंकि इंडो ग्रीक्स भले ही बाद में इंडियनाइज हो गए थे, लेकिन जब वो शुरू में आए थे तब तो वो लुटेरे जैसे ही पेश आते थे भारत के लोगों के साथ में, प्लंडरिंग करते थे। तो लोग बड़े परेशान थे। लोग चाहते थे, मिनिस्टर्स चाहते थे, फौज चाहती थी कि उनको एक ऐसा रूलर मिले जो कि उनको लड़ने की इजाजत दे, क्योंकि मौर्यन रूलर्स की पॉलिसी पैसिफिक हो चुकी थी। बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आके मौर्यन रूलर्स जो है वो वैसा अग्रेशन खत्म हो गया था जो बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त रहा था। तो ऐसा नहीं था कि हमारे देश में लड़ने वालों की कमी थी, लेकिन कमी थी एक अच्छे लीडर की। और सभी को एक अच्छा लीडर दिखाई दिया पुष्यमित्र शुंग के रूप में, और सभी ने तय किया कि हमारा रूलर पुष्यमित्र शुंग होना चाहिए। जब पुष्यमित्र शुंग था कौन? पुष्यमित्र शुंग मौर्यन आर्मी का कमांडर इन चीफ था। जब उसको सभी का सपोर्ट, जब वो कन्विंस हो गया कि मुझे सभी का सपोर्ट हासिल है, तब पुष्यमित्र शुंग ने इन द ब्रॉड डे लाइट ही मर्डर्ड लास्ट मौर्यन रूलर। है ना? तो ये मैं लिख रहा हूं कि शुंग डायनेस्टी was established by whom? By पुष्यमित्र शुंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है इसका कि पुष्यमित्र शुंग ने इस डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था 185 बीसी में। मैंने डेट्स के बारे में पहले ही बोला था कि जो डेट्स मैं बताऊंगा वो याद रखनी है आपको। ये 185 बीसी में इन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया था शुंग डायनेस्टी का, बाय किलिंग, नहीं किलिंग नहीं, किलिंग वर्ड गलत होगा, बाय असैसिनेटिंग। जब राजनीतिक हत्या होती है ना तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं।
ऐसे सड़क वड़क पे कहीं किसी के साथ हो जाए तो वो मर्डर होता है या किलिंग होती है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से की गई हत्या को असैसिनेशन बोलते हैं। बाय असैसिनेटिंग, इसको असैसिनेट किया था लास्ट मौर्यन रूलर हु वॉज बृहद्रथ। क्यों असैसिनेट किया था? क्योंकि ये वीक पॉलिसीज थी इनकी, रूलर अच्छे नहीं थे ये। सबको एक ऐसा रूलर चाहिए था जो उनको फॉरेन इन्वेजन से बचा सके, और सबको दिखाई दिया वो रूलर पुष्यमित्र शुंग के रूप में। तो सबने उनको सपोर्ट किया और इससे मोटिवेट होके इन्होंने असैसिनेशन किया बृहद्रथ का, और इस तरह से शुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिशमेंट में आती है। शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। अब शुंग डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद पुष्यमित्र शुंग, जैसा कि उससे एक्सपेक्टेड था, वो एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है, और उसी एक्सपेक्टेशन के साथ ही बिगिंस द कॉन्क्वेस्ट। देखिए, पुष्यमित्र शुंग को जो इलाका मिला था, अगर मैं इस नक्शे के ऊपर आपको दिखाऊं कि मौर्यन एम्पायर श्रिंक होके कहाँ पहुंच गया था। मौर्यन एम्पायर श्रिंक होके सिर्फ इतना सा रह गया था। जो मगध से शुरू हुआ था ना, मगध का एक्सपेंशन, वो वापस मगध पे आके खत्म हो गया था। तो पुष्यमित्र शुंग को जो शुरुआत करनी थी दोबारा एक्सपेंशन करने की, पावर बनाने की, वो वापस इस एरिया से करनी थी उनको। तो पुष्यमित्र शुंग के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। जो इंफॉर्मेशन हमको पुष्यमित्र शुंग के बारे में मिलती है उसके हिसाब से पुष्यमित्र शुंग कैरिड वर्ड भी गलत होगा, परफॉर्म्ड सेवरल अश्वमेघ कई अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग। कम से कम 2 अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किए थे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने डेफिनेटली किए थे। तो ये अश्वमेघ यज्ञ का क्या तात्पर्य है? अश्वमेघ यज्ञ का तात्पर्य यह है कि इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था, अपने क्षेत्र को विस्तार किया था, और क्षेत्र का विस्तार सिर्फ युद्ध करके किया जा सकता था। यानी कि जो एक्सपेक्टेड था पुष्यमित्र शुंग से वो उन्होंने किया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, कई छोटी बड़ी पावर्स को इन्होंने डिफीट किया और अपनी टेरिटरीज फैला दी। एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि नॉर्थ सेंट्रल इंडिया क्या होता है। सेंट्रल इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ सेंट्रल इंडिया होता है। तो वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया तक इन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड किया। जो टेरिटरीज इनको मिली थी वो कहाँ तक थी? सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न इंडिया तक थी। उसको इन्होंने एक्सपैंड करके नॉर्थ सेंट्रल इंडिया यानी कि मथुरा तक के इलाके, और फिर फर्दर वेस्टर्न इंडिया यानी वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक के इलाकों में फैला दिया था। इस तरह इन्होंने कुछ हद तक दोबारा एक एम्पायर बनाने की कोशिश की थी। हालांकि एम्पायर तो नहीं बना पाए थे, लेकिन इन्होंने एक लार्ज किंगडम जरूर एस्टैब्लिश कर दिया था, और इंडो ग्रीक्स के एडवांस को नॉर्दर्न इंडिया में ही चेक कर लिया था, यानी कि रोक दिया था। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ, हिज यजनास, इन्होंने जो अश्वमेघ यज्ञ किए थे वेर कंडक्टेड बाय महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने इनके अश्वमेघ यज्ञों को कंडक्ट किया था, परफॉर्म किया था। परफॉर्म इन्होंने किया था, उनका कंडक्शन महर्षि पतंजलि ने किया था। महर्षि पतंजलि जो कि अपने संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखे हुए लिटरेचर महाभाष्य के लिए भी जाने जाते हैं, और उसमें योग सूत्र के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं महर्षि पतंजलि जो एक लेजेंडरी फिगर है इंडिया की हिस्ट्री में, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेघ यज्ञों का
संचालन किया था, कंडक्शन किया था। और इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के बारे में और क्या खास बात है, तो एक और खास बात है, ही पैट्रनाइज्ड, पैट्रनाइज नहीं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं जो इनकी खास बात थी, ही कंस्ट्रक्टेड। देखो कंस्ट्रक्ट, ही कंस्ट्रक्टेड का मतलब नहीं कि इन्होंने खुद बनाई थी, यहाँ पे ही कंस्ट्रक्टेड का मतलब कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन को कमीशन किया था, लेकिन वो स्पेस बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ही कंस्ट्रक्टेड द रेलिंग अराउंड सांची स्तूप। सांची के स्तूप के बारे में हमने बात करी थी मौर्यन पीरियड के अंदर, और इस सांची के स्तूप में आसपास एक सुंदर सी रेलिंग बनी हुई है। इस रेलिंग का कंस्ट्रक्शन पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो ये इंडिकेट करता है, जो ये इंडिकेट करता है कि पुष्यमित्र शुंग ने खुद, देखिए पुष्यमित्र शुंग खुद एक ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण होने की वजह से जब वो रूलर बने तो उन्होंने वैदिक रिलीजन को पैटर्नाइज किया। लेकिन ये रेलिंग के कंस्ट्रक्शन की बात ये बताती है कि इन्होंने सिर्फ वैदिक रिलीजन को नहीं बल्कि बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया। एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है अशोकावदान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि एक इंपॉर्टेंट टाइबेटियन बुद्धिस्ट लिटरेचर है। अशोकावदान में ये लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग वॉज द परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स की हत्याएं करी थी, मॉनेस्टरीज को डिस्ट्रॉय किया था। तो एक तरफ हमको एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि इन्होंने सांची के स्तूप के अराउंड एक खूबसूरत सी रिलिंग बनवाई थी, दूसरी तरफ एक लिटरेचर कह रहा है कि उन्होंने मॉनेस्टरीज को तोड़ा था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारा था। अशोकावदान ये कहता है कि पुष्यमित्र शुंग युद्ध करते करते नॉर्दर्न इंडिया में निकल गए, और उन्होंने ये कहा नॉर्दर्न इंडिया में जाके अपने सैनिकों को कि जो भी सैनिक मुझे एक बुद्धिस्ट मॉन्क का कटा हुआ सर लाके देगा, उसको मैं एक सोने का सिक्का दूंगा, जिसको दीनार बोलते थे एंशियंट इंडिया के अंदर, तो उसको दीनार दूंगा मैं, एक सोने का सिक्का दूंगा मैं, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क का कटा हुआ सर लेके आएगा। तो अशोकावदान ये बात कहता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बात बताता है। तो सच क्या है, तो सच इन दोनों के कहीं बीच हो सकता है। तो वो बीच ये है सच इसमें कि हिस्टोरियंस ये कंक्लूड करते हैं कि उत्तर के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, कहीं ना कहीं वो अपने मॉन्कनेस को छोड़ चुके थे, और वो वहां के इंडो ग्रीक रूलर्स को प्रोवोक करते थे इनके अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए, क्योंकि ये एक वैदिक रिलीजन को फॉलो करने वाले रूलर थे। और इसीलिए गुस्से में आके इन्होंने उत्तर भारत के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारा था, पर अपने इलाके में किसी बुद्धिस्ट मॉन्क को या मॉनेस्टरी को इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, एक ये कंक्लूजन निकाला जाता है। तो बस एक फैक्ट ये याद रखना कि अशोकावदान नाम के लिटरेचर में इन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क्स का परसिक्यूटर कहा गया है, लेकिन सांची में ये बुद्धिज्म के हीरो की तरह दिखाई देते हैं, जो कि उसके अराउंड एक रेलिंग का निर्माण करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद इस डायनेस्टी के अंदर कुछ ऐसा नहीं है खास जो आपको याद रखना हो। एक नाम और है जो आप याद रख सकते हो, और वो नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र, अग्निमित्र कौन थे? अग्निमित्र वॉज द सन ऑफ पुष्यमित्र। वैसे अग्निमित्र की हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बहुत बाद में गुप्ता पीरियड में एक लिटरेचर लिखा गया था मालविकाग्निमित्रम, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी था। उसके अंदर अग्निमित्र एक प्रोटैगनिस्ट होते हैं, यानी कि हीरो होते हैं उसके अंदर अग्निमित्र। तो वो जब वो वाला फेज आएगा तब मैं मालविका अग्निमित्रम लिटरेचर का कोर आपको बताऊंगा। तो वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमको अग्निमित्र की है, बट अगेन पॉलिटिकली कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़ा हुआ, इस पुष्यमित्र इस शुंग डायनेस्टी से जुड़ा हुआ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप याद रख लेना, उसको लिख भी दूंगा यहाँ पे। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये है हीलियोडोरस पिलर। एक पिलर यानी कि एक स्तंभ का निर्माण हुआ था, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, और इसको बोलते हैं हीलियोडोरस पिलर। अभी जो हीलियोडोरस पिलर है, इससे जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं?
ये यहाँ पे हम सेपरेटली लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमको मिलता है विदिशा में, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में। भोपाल के पास में एक टाउन है, भोपाल के नॉर्थ में एक टाउन है, वो है विदिशा। एक एंशिएंट टाउन है। इवन हम शुंग डायनेस्टी की भी बात करें तो इनकी दो कैपिटल्स हुआ करती थी। एक तो पाटलिपुत्र हुआ करती थी इनकी कैपिटल, और दूसरी कैपिटल इनकी विदिशा हुआ करती थी। वो विदिशा जिसको बेस नगर भी बोलते थे, इसे बेस नगर, इसको बेस नगर बोलते थे, और इसलिए इस पिलर को भी बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। अब ये हीलियोडोरस कौन था? तो ये हीलियोडोरस जो थे, ये हीलियोडोरस वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर। ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि एक शुंग रूलर के दरबार में आए थे। एक एम्बेसडर राजदूत के हैसियत से शुंग रूलर के दरबार में आए थे। वो शुंग रूलर कौन था? वो शुंग रूलर था जिसका नाम था भागभद्र। ये थे शुंग रूलर जिनके दरबार में ये आए थे, और हीलियोडोरस ने शुंग या फिर उनके कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके वैदिक रिलीजन को एम्ब्रेस कर लिया था। इन्होंने क्या कर लिया था? वैदिक रिलीजन को एम्ब्रेस कर लिया था। आज की लैंग्वेज में बोलूं तो हिंदू बन गए थे ये, और इनका जो भी कल्चर था उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया और ये वैदिक रिलीजन को एम्ब्रेस कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है हीलियोडोरस पिलर से, है ना। तो हीलियोडोरस पिलर क्या क्या बताता हमको? भागभद्र नाम का शुंग रूलर था जिनके दौर में हीलियोडोरस एक ग्रीक एम्बेसडर के तौर पे आए थे। विदिशा में उन्होंने भागवत रिलीजन या हिंदू रिलीजन या फिर वैदिक रिलीजन को एम्ब्रेस कर लिया था, और ये इंफॉर्मेशन हमको हीलियोडोरस पिलर से मिलती है। इसको गरुड़ पिलर भी बोलते हैं। गरुड़ पिलर, गरुड़, गरुड़ पता ना क्या होता है? गरुड़ इंडियन माइथोलॉजी के अंदर एक मिथिकल बर्ड है विच इज द कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु भगवान का वाहन उसे कहा जाता है। तो ये गरुड़ का निशान भी इस पिलर के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए इसको गरुड़ पिलर भी बोलते हैं, हीलियोडोरस पिलर भी बोलते हैं, बेसनगर पिलर भी बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है शुंग डायनेस्टी के साथ में जुड़ा हुआ। इसी के साथ में शुंग डायनेस्टी से जुड़ी हुई जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो पूरी हो जाती है। अगली डायनेस्टी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली डायनेस्टी के बारे में कण्व डायनेस्टी आती। सातवाहन से पहले कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी अगेन वेरी अनइम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, कुछ खास याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक नाम मैं आपको बताऊंगा कण्व डायनेस्टी से जुड़ा हुआ, वो नाम आप याद रख लेना, और वो है वासुदेव। ये जो वासुदेव था ये फाउंडर था इस डायनेस्टी का। वासुदेव इस डायनेस्टी का फाउंडर था। शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर था देवभूति। उस देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने, पॉलिटिकल मर्डर, असैसिनेशन। और वासुदेव ने नई डायनेस्टी का फाउंडेशन किया जो कि कण्व डायनेस्टी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन ये डायनेस्टी कोई अचीवमेंट नहीं कर पाती है। इसीलिए इस नाम के साथ ही हम इस डायनेस्टी को नदी में बहा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर एक मेजर और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हमारे सामने आती है, और वो मेजर डायनेस्टी है सातवाहन डायनेस्टी। देखिए सातवाहन, सात यानी कि 7, वाहन यानी कि व्हीकल्स, तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन तो कुछ ऐसा होता है कि इनके पास क्या 7 तरह के व्हीकल्स थे या जो भी था। अगेन इनका जो ओरिजिन है ना उसको लेकर बहुत सारी ऑब्सक्योरिटी है, बहुत सारी मिस्ट्री। इनके ओरिजिन के बारे में क्लियर ट्रेस नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो इनके ओरिजिन के बारे में ट्रेस होती है वो ये है, ऑल्सो कॉल्ड एज आंध्र भोज, सॉरी आंध्र भृतक। इन्हें आंध्र भृतक भी कहा जाता था। आंध्र भृतक का मतलब यह होता था आंध्र से आने वाले किराए के सैनिक। अब ये ऐसा माना जाता था कि ये जो लोग थे आंध्र और उसके आसपास के अंदर रहने वाले कुछ ट्राइब्स रही होंगी, ये ट्राइब्स वॉरफेयर में बहुत स्किलफुल थी, और मौर्यंस इनको यूज करते थे जब भी उन्हें कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन पे जाना होता था।
और एस क्योंकि आंध्र रीजन में रहते थे इसीलिए मौर्यन पीरियड में इनका नाम पड़ गया आंध्र भृतक। आंध्र यानी कि आंध्र के आसपास रहने वाले लोग, भृतक यानी कि मर्सिनरी फोर्स यानी किराए पे लाए गए सैनिक। तो ऐसा रेफरेंस इनका हमें मिलता है मौर्यन लिटरेचर्स के अंदर, आंध्र भृतक। अब ऐसा मानते हैं कि जब शुंग डायनेस्टी का भी डिक्लाइन हो गया, कण्व डायनेस्टी का भी डिक्लाइन हो गया, उस वक्त बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, डेक्कन इंडिया में, और तब ये डायनेस्टी या इन ट्राइब्स का राइज होता है। क्योंकि ये तो बात पहले स्टैब्लिश हो गई कि मिलिटरीली ये लोग सर्विसेज किया करते थे, तो इनके पास में फोर्सेस तो थी, और अब पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाने की वजह से हो सकता है कि इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशंस करके अपने रूल को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। पहले ये लोग मिलिटरीली असिस्ट करते थे, इन्होंने मौर्यंस को भी मिलिटरीली असिस्ट किया, प्रोबेबली शुंगास को भी मिलिटरीली असिस्ट किया, और उसके बाद कुछ वक्त तक कण्व डायनेस्टी को भी मिलिटरीली असिस्ट किया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कोई बड़ी पावर टिक नहीं पा रही है थ्रोन पे, तब इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को अपनी पॉलिटिकल पावर में ट्रांसफॉर्म किया, और वहां से बाद में आगे के जो इंस्क्रिप्शंस और लिटरेचर्स थे उसमें इन्हें सातवाहन्स के नाम से जाना गया। तभी जो सातवाहन्स थे इनका जो फाउंडर था उसका नाम था, फाउंडेड बाय सिमुक। ये सिमुक प्राकृत भाषा का वर्ड है जो कि संस्कृत में होता है श्रीमुख। उसका करप्शन जो है प्राकृत में सिमुक हो जाता है, लेकिन ये सिमुक ही इस डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। लेकिन इस डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर है जिसके बारे में हमें जानना है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये एक ग्रेट रूलर, या इनफैक्ट इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर था, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। क्या अचीवमेंट्स थे गौतमी पुत्र सातकर्णी के? सबसे पहला, अच्छा अचीवमेंट से पहले सोर्स की बात करते कि पता कैसे चलता हमको गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे पास में गौतमी पुत्र सातकर्णी के। पहला, मोस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से मिलती है? तो इनकी जो मम्मी थी, इनकी जो मदर थी, उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखे थे अपने बेटे के लिए, और उन्हें कहते हैं नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन कहां से मिले? ऑब्वियसली नासिक से मिले, तभी तो नासिक इंस्क्रिप्शन कहे गए। नासिक कहां है? महाराष्ट्र में है। तो नासिक से हमको कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले जो कि इनकी मदर ने लिखे, और इनकी मदर कौन थी? जैसे कि इनके नाम से समझ में आ रहा है, गौतमी पुत्र, गौतमी के बेटे थे ये, तो इनकी मदर गौतमी थी, उनका नाम था गौतमी बालाश्री। तो गौतमी बालाश्री जो इनकी मदर थी, उन्होंने ये इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, और इस इंस्क्रिप्शन से ही हमको गौतमी पुत्र सातकर्णी की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल होती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ही डिफीटेड द सीथियंस। इन्होंने सीथियंस को डिफीट किया। दूसरी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, ही रूल्ड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। ये जो इनकी मदर है ना, इस इंस्क्रिप्शन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती, वो कहती कि मेरे बेटे के घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते। अभी पहली बात तो समुद्र का पानी पीता नहीं है घोड़ा, लेकिन फिर भी हम इसको एक सिंबॉलिकली कही गई बात मानते हैं, जिसका मतलब ये है कि पूरा पेनिनसुलर इंडिया इनके कंट्रोल में आ गया था। मेरे बेटे के घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते, अरेबियन सी,
बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। ये हैं तीन समुद्र जो किसको घेरे हुए हैं, इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट को घेरे हुए हैं। तो इनकी जो इंस्क्रिप्शन की लाइन है ये इंडिकेट करती है कि इन्होंने पूरे पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यहां से हासिल होती है। तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यहां से हासिल होती है, इनको एक टाइटल मिलता है यहां पे। अब वो जो टाइटल होता है तो वो लिख लेते हम, ही वॉज टाइटल्ड एज एक ब्राह्मण। इन्हें एक ब्राह्मण का टाइटल भी दिया जाता है। अभी जो एक ब्राह्मण का टाइटल होता है, उस एक ब्राह्मण के टाइटल के कई तात्पर्य होते हैं। एक तात्पर्य ये होता है एक ब्राह्मण के टाइटल का कि ये खुद ब्राह्मण थे, और खुद ब्राह्मण होने की वजह से इनकी कॉन्क्वेस्ट यूनिक थी, क्योंकि वैसे तो ज्यादातर जो वॉरियर्स होते थे वो क्षत्रिय होते थे, लेकिन बीइंग अ ब्राह्मण इन्होंने बहुत बड़ी कॉन्क्वेस्ट करी थी और कई क्षत्रिय रूलर्स को डिफीट किया था। तो एक तो ये बात एस्टेब्लिश होती है। दूसरी ये बात एस्टेब्लिश होती है एक ब्राह्मण टाइटल से कि ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द ब्राह्मण्स, ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द वैदिक रिलीजन। तो अगेन एक ब्राह्मण टाइटल तो लिखा हुआ है, लेकिन एक ब्राह्मण टाइटल को फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ उन्होंने कि इससे तात्पर्य क्या है। तो आज के जो स्कॉलर्स हैं ना वो अपने हिसाब से तात्पर्य निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण टाइटल, इन्होंने पूरे पेनिनसुलर इंडिया को रूल किया था, साथ ही साथ इन्होंने सीथियंस को डिफीट किया था। सीथियंस के अलावा इंडो ग्रीक्स को भी डिफीट किया था, कुशान्स को भी डिफीट किया था। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलती है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। लेकिन ये इस्टेब्लिश नहीं होता कि सीथियंस के अलावा जो वो कह रहे हैं कि इंडो ग्रीक्स को भी डिफीट किया, कुशान्स को भी डिफीट किया, ये फर्दर किसी और सोर्स से कंफर्म नहीं होता। लेकिन इनके जो न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस हैं, वो जो न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ बातें कंफर्म करते हैं न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस। तो न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस ये कंफर्म करते हैं दैट ही डिफीटेड सीथियन किंग नहपान। नहपान नाम का सीथियन किंग था जिसकी कैपिटल प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश के उज्जैन में रही थी, और इसको डिफीट किया था। और इसका एक सन इन लॉ भी था जिसका नाम था उशवदाता, उसको भी डिफीट किया था। तो ये जो कॉइन्स, अब ये कॉइन से कैसे पता चला, ये कॉइन से ऐसे पता चला कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स मिले यहाँ पर इस एरिया में, वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर एक्सकेवेशंस में, जो नहपान के कॉइन्स थे, और उनके ऊपर मिंटिंग की गई थी, उनके ऊपर रीस्ट्रकिंग की गई थी पुष्यमित्र गौतमीपुत्र सातकर्णी के कॉइन्स की। यानी कि किसी के सिक्कों के ऊपर मैंने अपने नाम को इम्प्रिंट किया तो वो ओवर राइटिंग क्लियरली दिखाई दे रही है। और ऐसा तभी होता था जब आप किसी रूलर को डिफीट कर देते थे, तभी उसके सिक्कों के ऊपर रीस्ट्राइकिंग की जा सकती थी, या फिर उसके सिक्कों को गैल्वेनाइज करके दोबारा ढाला जा सकता था। तो ये जो न्यूमिस्मेटिक एविडेंस हमको मिलते हैं ना, कि जब गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिंबल्स और उसका नाम नहपान के सिक्कों के ऊपर ओवर स्ट्राइकन है, इससे यह बात क्लियर हो जाती है कि इसने सीथियन किंग नहपान को डिफीट किया था, उसके सन इन लॉ उशवदाता को भी डिफीट किया था। इससे इस इंस्क्रिप्शन की पहली बात जो है वो बिल्कुल सही साबित हो जाती है। बाकी दो बात तो हम मान ही लेते हैं इसकी। हालांकि सातवाहंस जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद एकदम से डिक्लाइन नहीं होते, लेकिन ग्रेजुअली उनका डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि एक पावरफुल सीथियन रूलर आता है। नहपान तो हार जाता है, नहपान की हार के बाद में एक पावरफुल सीथियन रूलर आता है जिसका नाम रुद्रदमन होता है, और रुद्रदमन आने वाले सातवाहन रूलर्स को डिफीट करके अपनी टेरिटरीज को वापस छीन लेता है, जिससे कि सातवाहन की कहीं ना कहीं प्रेस्टीज कमजोर पड़ती है, और फिर ओवरऑल धीरे धीरे ग्रेजुअली सातवाहन का डिक्लाइन होता है। लेकिन सातवाहन जब तक रूल करते हैं बहुत अच्छे से रूल करते हैं।
एक और बात जो सातवाहंस के बारे में याद रखने वाली है कि वो यहां पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि सातवाहंस गेव लैंड ग्रांट्स इन लार्ज नंबर्स। देखिए लैंड ग्रांट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमि अनुदान, भूमि अनुदान या लैंड ग्रांट्स। देखिए क्या होता था कि पुराने जमाने में सपोज मैं रूलर हूं, है ना, आप मेरी प्रजा हो, आप मेरे कमांडर्स हो, मेरे मिनिस्टर्स हो। तो अब क्या हुआ कि आपने कोई अच्छा अचीवमेंट किया मेरे लिए, कोई किसी बैटल फील्ड में जीत के आया, दुश्मन को हराया, तो मैं खुश हो गया आपसे और मैंने आपको लैंड ग्रांट दे दिया। अब मैं जब लैंड ग्रांट आपको दूंगा तो सपोज कितना लैंड ग्रांट दूंगा मैं, 1 बीघा, 2 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा नहीं, हजारों में दूंगा, हजारों में। मतलब इतना लैंड ग्रांट दे दिया जाता था कि आज इंडिया का एक एवरेज शहर उसके अंदर आ जाए। अब जैसे ही मैंने आपको एक लैंड ग्रांट दिया, है ना, जैसे मैं इंदौर में रहता हूं तो सपोज मैं ये एग्जांपल दे देता हूं आपको कि मैंने इंदौर जितना एरिया आपको लैंड ग्रांट में दे दिया। अब इतना एरिया जो मैंने आपको लैंड ग्रांट में दिया, इसका मतलब ये है कि ये इलाका आपका हुआ। इस इलाके में जो भी खेती होगी उससे रेवेन्यू जो आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, पूरा रेवेन्यू आपका। इस इलाके में जो नियम चलेगा वो आपके हिसाब से चलेगा, आपको बेसिकली आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये लैंड ग्रांट जो होता था ना, ये लैंड ग्रांट्स की जो परंपरा थी सातवाहंस ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाई थी और बहुत बड़े नंबर्स में आगे बढ़ाई थी, जो कि सातवाहंस के डिक्लाइन की एक वजह भी बनी थी। बट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सातवाहन से जुड़ा हुआ जो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने बड़े नंबर्स में लैंड ग्रांट्स देने शुरू किए थे। ऐसी जमीन, ऐसी बड़ी बड़ी जमीनें जो ये दे दिया करते थे, और वो जमीनों के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था जो उस जमीन का मालिक होता था, जिसे लैंड ग्रांट दिया जाता था। जितना भी रेवेन्यू वहां से कलेक्ट हुआ किसकी जेब में गया, उस इंसान की जिसको लैंड ग्रांट मिला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सातवाहन डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ, इन्होंने लार्ज नंबर में शीशे के सिक्के चलाए थे। अब जैसे किताब में पढ़ा हुआ मिलता है किसी को कि शीशे के सिक्के चलाए थे, तो वो एकदम से शीशे के सिक्के समझने लगता है कि अच्छा कांच के सिक्के चलाए थे। नहीं नहीं, सीसा मतलब लेड, लेड को हिंदी में सीसा कहते हैं। ये होता है ना उसका केमिकल फॉर्मूला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद यही होता है, और लेड उसको बोलते हैं। तो ये मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे। सातवाहंस इश्यूड लेड कॉइन्स, बहुत लार्ज नंबर्स में इनके शीशे के सिक्के मिले हमको। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस डायनेस्टी के बारे में और इस रूलर के बारे में हमने देख ली। अब हम अगली डायनेस्टी की तरफ आगे मूव करते हैं। अगली नेटिव डायनेस्टी जो है छेदी डायनेस्टी। अब ये खूबसूरत सा फोटोग्राफ हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फोटोग्राफ है, ये जगह को कहते हैं हाथी गुम्फा। प्रेजेंट डे उड़ीसा के अंदर ये जगह सिचुएटेड है, और ये एक साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एक रॉक कट केव है, वो रॉक कट मोनोलिथिक केव जिसकी हमने मौर्यन पीरियड में भी बात करी थी। बिल्कुल ऐसी ही रॉक कट मोनोलिथिक केव हमें उड़ीसा में मिली है जिसको हाथी गुम्फा कहा जाता है। अब इसका फोटो इसलिए यहां पे मैंने डाला है क्योंकि दिस इज द ओनली सोर्स, वन एंड ओनली सोर्स ऑफ दिस छेदी डायनेस्टी। अब ये जो गुफाएं थी जैन मॉन्क्स को डिवोट की हुई थी, और इन गुफाओं के अंदर से हमको जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उससे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे पता चलता है कि छेदी डायनेस्टी नाम की कोई डायनेस्टी थी जो कि रूल कर रही थी कलिंग के रीजन में। कलिंग यानी कि एंशिएंट इंडिया। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो चैत्य के बारे में किसी ने, उदित ने पूछा है चैत्य, मैं बता देता हूं आपको, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। चैत्य वो जगह होती थी जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन करते थे, और विहार वो जगह होती थी जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। तो जो लिविंग रूम था उनका वो विहार था, और जो स्टडी रूम था उनका वो चैत्य था। एक बार फिर बता देता हूं, चैत्य वो जगह होती थी मॉनेस्टरीज में
बौद्ध मठों में चैत्य वो जगह होती थी जहां पे बौद्ध भिक्षु मेडिटेशन करते थे, और विहार बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज में, बौद्ध मठों में वो जगह होती थी जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। अब हाथी गुम्फा के ऊपर वापस आते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं बिल्ट बाय, बिल्ट बाय, नहीं नहीं, पहले तो शेदी डायनेस्टी के बारे में लिखेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, अराउंड 100 BC, 100 years BC, अराउंड 100 years BC, खारवेल ruled कलिंग रीजन and was a follower of जैनिज्म, जैन रिलीजन का फॉलोवर था, एंड बिल्ट द केव्स डिवोटेड टू जैन मॉन्क्स। तो ये गुफा खारवेल ने ही बनवाई थी, जैन मॉन्क्स को डिवोट की थी, वो खुद जैन रिलीजन का फॉलोवर था, और इसी के अंदर से इंस्क्रिप्शन में इसकी इंफॉर्मेशन मिलती, इसके इस कंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन मिलती। एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये है, अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा खारवेल वॉज अ ग्रेट कॉन्करर। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये कहती खारवेल के बारे में कि खारवेल एक ग्रेट कॉन्करर था, उसने सातवाहन्स को भी डिफीट कर दिया, उसने सीथियंस को भी डिफीट कर दिया, इंडो ग्रीक्स को भी डिफीट कर दिया, पार्थियंस को भी डिफीट कर दिया, बड़ी बात करती है उसके बारे में। अनफॉर्चुनेटली फॉर खारवेल, ये बात सिर्फ इस गुफा में मिलती, ये बात की एविडेंस सिर्फ एक ही इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। फर्दर न कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, न कोई ऐसा लिटरेचर है जो इस गुफा के अंदर लिखे हुए इस इंस्क्रिप्शन को वेरीफाई कर सके, उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए ये फैक्ट एस्टैब्लिश नहीं होता कि ये ग्रेट कॉन्करर था, या एटलीस्ट इतना बड़ा कॉन्करर था जिसने कि बहुत बड़े इलाके में इंडिया के अंदर कॉन्क्वेस्ट कर ली। लेकिन इतना हमको पता होना चाहिए कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में खारवेल को एक ग्रेट कॉन्करर बताया गया है। वो था या नहीं था वो एक अलग बात है, फिलहाल ये माना जाता है कि वो नहीं था। बाकी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, खारवेल ने बनाई थी 100 years BC के आसपास। ये छेदी डायनेस्टी का रूलर कलिंग रीजन को रूल करता था। इससे पहले और इसके बाद इसकी हिस्ट्री की उस दौर की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन या किसी और इंस्क्रिप्शन से। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी फॉरेन डायनेस्टीज के ऊपर। तो फॉरेन डायनेस्टीज में सबसे पहली डायनेस्टी आती है इंडो ग्रीक डायनेस्टी। तो जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी थी, इसका फाउंडर था, फाउंडेड बाय डेमेट्रियस। डेमेट्रियस नाम का रूलर था जिसने इंडो ग्रीक डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। इंडो ग्रीक डायनेस्टी लगभग 190 बीसी में स्टैब्लिश हुई थी और लगभग 75 बीसी तक ये डायनेस्टी कंटिन्यूसली रूल करती रहती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कि डेमेट्रियस नाम का रूलर था पहला जिसने कि इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। थोड़ी स्टोरी है इसकी छोटी सी, 2 मिनट की, बताता हूं आपको। दरअसल जब मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ, तो देखो ये बात है ना 190 बीसी की, वही दौर है मौर्यंस के डिक्लाइन वाले दौर की बातें। तो हुआ ये था कि मौर्यंस बहुत मिलिटरीली सफिशिएंटली वीक हो चुके थे। अब
क्योंकि मौर्यंस मिलिटरीली सफिशिएंटली वीक हो चुके थे, तो नॉर्थ वेस्ट की जो बॉर्डर्स थी वो खुल गई थी, वहां पर कोई बड़ा रेजिस्टेंस खत्म हो गया था। मौर्यन आर्मी टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। इंडो ग्रीक्स के लिए रास्ते खुल गए थे भारत में इन्वेट करने के लिए। तो इंडो ग्रीक्स भारत के अंदर इन्वेजन शुरू करते। उस समय इंडो ग्रीक्स का उस समय ये लोग इंडो ग्रीक्स के नाम से नहीं जाने जाते थे, उस समय इन्हें बैक्ट्रियन ग्रीक्स बोलते थे, क्योंकि इंडिया में उस समय सेटल ही नहीं हुए थे, पहली बार हमला कर रहे थे इंडिया के अंदर। इतने फार इंडिया के अंदर ग्रीक्स पहली बार हमला कर रहे थे। अलेक्जेंडर आया था 326 बीसी में, याद कीजिए, जिसकी कोशिश थी कि भारत के अंदर डीप पेनिट्रेशन करके अटैक किया जाए, लेकिन उसकी फौज ने बगावत कर दी और उसको प्रेजेंट डे पठानकोट के नॉर्थ से ही वापस लौटना पड़ा था। तो भारत में अब कभी भी ग्रीक्स नहीं पहुंच पाए। सेल्यूकस निकाटोर के दौर में भी हमने देखा कि चंद्रगुप्त ने उसको डिफीट किया और उल्टा उन्हें और पीछे धकेल दिया था। तो ग्रीक्स कभी भी भारत में इतना डीप पेनिट्रेशन नहीं कर पाए थे। पहली बार बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर यूथेडाइमस, बैक्ट्रियन ग्रीक क्या होता है मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। मैंने ये भी बोला था बैक्टीरियन ग्रीक मत बोलना, बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर यूथेडाइमस। यूथेडाइमस अपने बेटे डेमेट्रियस को और अपने कमांडर अपोलो डोटस को ये ऑर्डर्स देता है कि अब आगे बढ़ो, पेनिट्रेट करो डीप इनटू इंडिया और देखो कहां तक एक्सप्लोर किया जा सकता है, कहां तक कॉन्कर किया जा सकता है। तो डेमेट्रियस निकलता है प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश की तरफ, एंड ही रीच्ड एज फार एज अप टू साकेत, जो कि एंशियंट उत्तर प्रदेश या एंशियंट इंडिया के अंदर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के इलाके में एक टाउन हुआ करता था। और अपने कमांडर अपोलो डोटस को वो भेजता है वेस्टर्न इंडिया की तरफ। तो पंजाब से होता हुआ अपोलो डोटस पहुंच जाता है एज फार एज अप टू उज्जैन, जो कि प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो हम यहां पे देखते हैं कि बिल्कुल मौर्यंस के एंड होने से पहले, मौर्यंस का जब एंड हुआ था, बृहद्रथ को क्यों मारा था पुष्यमित्र शुंग ने, वो बात यहां से समझ में आती है कि उसके रहते, बृहद्रथ के रहते इंडो ग्रीक्स, या उस समय जो, आई एम सॉरी, वो इंडो ग्रीक्स नहीं थे, वो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे। तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स या सिंपली ग्रीक्स कितना अंदर पेनिट्रेशन कर जाते, एक तरफ बिल्कुल प्रेजेंट डे सेंट्रल उत्तर प्रदेश तक वो घुस जाते हैं लूटपाट करते हुए, दूसरी तरफ वो घुस जाते हैं वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक। यानी कि बीच के इलाकों को तो उन्होंने ओवररन कर ही दिया, तभी तो वहां तक पहुंचे। वो शायद और आगे बढ़ जाते या उनके ये एडवांसेस और मजबूत हो जाते, लेकिन हुआ ये कि यूथेडाइमस ने अपनी मैक्सिमम आर्मी रिलीज कर दी भारत को लूटने के लिए, भारत के ऊपर हमला करने के लिए। तो ये यूथेडाइमस के दुश्मन थे अफगानिस्तान में, उन्होंने देखा कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया हुआ, यूथेडाइमस ने तो अपनी सारी आर्मी भेज दी भारत के अंदर डेमेट्रियस और अपोलो डोटस के साथ में। तो यूथेडाइमस के पास खुद को डिफेंड करने की आर्मी नहीं बची अपनी कैपिटल में, इसीलिए उसके दुश्मनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो जब ये बात डेमेट्रियस को और अपोलो डोटस को पता चलती है तो वो लौट के आते, जितनी भी जीती हुई टेरिटरी थी उन्हें छोड़नी पड़ती है और वो लौट के आते हैं यूथेडाइमस की मदद करने के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अपोलो डोटस तो मारा जाता है आने वाली लड़ाई के अंदर, किसी तरह से डेमेट्रियस बच जाता है, लेकिन डेमेट्रियस को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ता है बिकॉज दे हैड लॉस्ट द ग्राउंड, क्योंकि अपनी मैक्सिमम आर्मी उन्होंने इंडिया में कमिट कर दी थी। तो अफगानिस्तान का इलाका उनके हाथ से निकल जाता है। तब डेमेट्रियस, जो कि यूथेडाइमस का बेटा था, थोड़ा बहुत इलाका जो इन्होंने पंजाब के अंदर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, देखिए ऑक्यूपेशन तो उनका साकेत और उज्जैन तक हो गया था, लेकिन सब छोड़ना पड़ा था ना इनको फटाफट मदद के लिए आने के लिए। तो जब ये वापस आते हैं तब इनके पास में सिर्फ पंजाब तक का इलाका रह जाता है, और इस पंजाब के इलाके में ये अपना एक किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं, और यहीं से डेमेट्रियस कहलाता है इंडो ग्रीक। इससे पहले इनके फादर थे बैक्ट्रियन ग्रीक, क्योंकि वो बैक्ट्रिया यानी कि उस समय के अफगानिस्तान में रहते थे, लेकिन अब डेमेट्रियस परमानेंटली सेटल हो जाता है प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और इसीलिए डेमेट्रियस बन जाता है इंडो ग्रीक, और इसीलिए इन बैक्ट्रियन ग्रीक्स को एक नया नाम मिलता है इंडो ग्रीक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये इंडो ग्रीक्स जो है क्यों कहा, और डेमेट्रियस किस तरह से पहला इंडो ग्रीक रूलर बनता है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी आई बिलीव। लेकिन इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज मिनांडर।
मिनांडर और मिलिंद। मिनांडर या मिलिंद इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है बिकॉज ही एम्ब्रेस्ड मतलब अपना लिया। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, या सिंपली मैं मॉन्क लिख देता हूं, मॉन्क नागसेन। देखिए, नागसेन नाम के एक मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कश्मीर में रहते थे, और उनसे एक बार मिनांडर की मुलाकात हुई। बड़ा डिबेट हुआ, 4-5 दिन तक इनका डिबेट चलता रहा, और इस 4-5 दिन के डिबेट के बाद में उसका एंड ये हुआ कि मिनांडर ने इनकी बात मान ली और मिनांडर बुद्धिस्ट बन गया। मिनांडर ने वॉरफेयर की पॉलिसी ड्रॉप कर दी। और ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? तो ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, दिस इन्फो इज obtained from literature मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नाम का लिटरेचर है, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। मिलिंद के प्रश्न जो उन्होंने नागसेन से पूछे थे, और उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला मिलिंद को, यानी कि मिनांडर को, और मिनांडर उनसे प्रभावित हो गया और बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लिया। तो ये इसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है इंडो ग्रीक डायनेस्टी का। इसलिए नहीं कि इसने कोई बहुत बड़े कॉन्क्वेस्ट किए, इसीलिए क्योंकि इसने वॉरफेयर की पॉलिसी को छोड़ के पीस, शांति के मार्ग पे चलना चुना था। इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसको ग्रेटेस्ट रूलर माना है इस डायनेस्टी का। इस डायनेस्टी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यानी कि मैं लिख देता हूं इंडो ग्रीक्स इश्यूड फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स का जो एविडेंस मिलता है इशू करने का, वो इंडो ग्रीक्स देते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रख लेना। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इंडो ग्रीक्स पहले रूलर रहे होंगे भारत के अंदर जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए होंगे, लेकिन मेरे पर्सनल व्यू मैटर नहीं करता जब तक कि कोई थ्योरी नहीं बन जाए। वो एक सिर्फ एक अभी क्या कह सकते हैं हम कि थ्योरी नहीं है, वो सिर्फ मेरी सोच है, एक हाइपोथेसिस है ना। लेकिन अभी ये माना जाता है कि गोल्ड कॉइन सबसे पहले इशू किए थे इंडो ग्रीक रूलर्स ने। तो जब तक मैं मेरी हाइपोथेसिस को थ्योरी में नहीं बदल दूं, तब तक यही मानना है कि इंडो ग्रीक्स इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एटलीस्ट एविडेंस तो यही मिला है, जो न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस मिले हैं, जो थोड़े बहुत खुदाई एक्सकेवेशंस में से मिले हैं, उससे हमें ये पता चलता है। ग्रेजुअली आफ्टर मिनांडर, देखो मिनांडर ने फिर पैसिफिक पॉलिसीज बना ली, उसके सक्सेसर्स कमज़ोर निकले, ऐसे करते करते इंडो ग्रीक्स का भी डिक्लाइन हो गया। और इंडो ग्रीक्स की जगह इमीडिएटली लेने वाली जो पावर थी, वो पावर कहलाती थी सीथियंस। सीथियंस, जिनको हिंदी में शक भी कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में शक भी कहा जाता है। ये डाउट वाला शक नहीं है, ये शक, वो मैंने हलंत भी लगा दिया है। इंग्लिश में इनको सीथियंस कहा जाता है। तो सीथियंस या शक, ये एक मेजर पावर थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर रूल करने वाली। अब सीथियंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें पढ़ेंगे सीथियंस के बारे में। सबसे पहली चीज, फाउंडेड बाय a ruler named Moga or Maius।
तो मेयूस या माउस या मोगा अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग लिटरेचर्स और प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। लेकिन ये वो रूलर था जिसने सीथियंस का फाउंडेशन किया था इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर इन्होंने सीथियंस का डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि सीथियंस बाहर के लोग थे, अफगानिस्तान से एंटर करते हैं और इंडो ग्रीक्स को डिफीट करके उनकी जगह लेते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये लोग इंडो ग्रीक्स के ही कमांडर्स थे, इंडो ग्रीक्स के ही सोल्जर्स थे, और इन्होंने बगावत कर दी इंडो ग्रीक रूलर्स के अगेंस्ट और खुद का रूल इस्टेब्लिश किया। दोनों में से कौन सी बात सही है, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसको पड़ताल करने की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि मोगा या मेयुस नाम के रूलर ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। अब दूसरी बात ये होती है इसके अंदर कि सीथियंस की कई ब्रांचेस होती। सीथियंस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पर रूल करते हैं। नॉर्थ में भी इनके रूलर्स होते हैं, कुछ रूलर्स इनके सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में भी होते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है इनकी, जिन्होंने कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस क्रिएट किया है, उसे कहते हैं वेस्टर्न सीथियंस। जो हमें याद रखना है, वेस्टर्न सीथियंस में हमको दो डायनेस्टीज मिलती है। एक डायनेस्टी हमको मिलती है जिसको कहते हैं क्षहराट डायनेस्टी, और एक डायनेस्टी हमको मिलती है जिसको चेस्टाना या चश्टान डायनेस्टी बोलते हैं। तो ये दो डायनेस्टीज मिलती है। क्षहराट डायनेस्टी के रूलर होते हैं नहपान, जिनके बारे में हमने बात करी थी कि नहपान को डिफीटेड बाय किसने डिफीट किया था नहपान को? तो गौतमी पुत्र। तो इनका नहपान को तो कर दिया डिफीट। तो नहपान का तो कोई, और क्षहराट डायनेस्टी जो थी ना, ये तो इम्प्रेसिव नहीं रही, ये कोई बड़ा क्रिएशन नहीं कर पाई, बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाई। लेकिन ये जो चेस्टाना डायनेस्टी थी, इस डायनेस्टी के अंदर एक ग्रेट रूलर होता है सीथियंस का, जिसका नाम होता है रुद्रदमन। Rudradaman is considered as one of the greatest ruler in the post-Mauryan period, and he belonged to the Chestan dynasty of the Western Scythians. पश्चिमी सीथियन, वेस्टर्न इंडिया में रूल करने वाले सीथियंस का ये चेस्टान डायनेस्टी का सबसे काबिल रूलर था। इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? तो इसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। देखिए, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन वही जूनागढ़ रॉक है जिसपे कभी एम्परर अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, जिसके बारे में हमने बात करी थी ना, 14 मेजर रॉक एडिक्ट, और उसमें हमने बोला था कि गिरनार में भी मिला है, जूनागढ़ में। एग्जैक्टली उसी रॉक में अभी बहुत स्पेस बाकी थी, और उसी की बाकी बची हुई स्पेस को यूटिलाइज करते हुए रुद्रदमन ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, दिस इज द ओनली मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रुद्रदमन। लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे हमको हासिल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से, जो रुद्रदमन के अचीवमेंट भी बताएगी। पहला, ही डिफीटेड वशिष्ठिपुत्र, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। मैंने बताया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने तो सीथियंस को हरा दिया था, लेकिन स्कोर सेटल कर दिया था बाद के सीथियन रूलर्स ने, तो वो यही थे। रुद्रदमन ने गौतमी पुत्र सातकर्णी के सक्सेसर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को डिफीट किया, और डिफीट करके बदला भी ले लिया। और देखिए, इंस्क्रिप्शन ये कहती है कि सिर्फ एक बार डिफीट नहीं किया, 2 बार डिफीट किया वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को, लेकिन उसकी जान बख्श दी, उसको जान से नहीं मारा, क्योंकि वो एक क्लोज रिलेटिव था। इसीलिए हिस्टोरियंस ये बात कंक्लूड करते हैं
कि हो न हो वशिष्ठिपुत्र साथ वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी रुद्रदमन का दामाद रहा होगा। दामाद इसलिए रहा होगा क्योंकि सिर्फ यही एक कंडीशन हो सकती थी कि रुद्रदमन ने वशिष्ठिपुत्र को डिफीट किया, एक बार नहीं 2 बार डिफीट किया, पर फिर भी उसको मारा नहीं। तो एक ही वजह हो सकती थी कि उसकी बेटी का पति हो वो, तो शायद ना मारा हो, और कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसमें रुद्रदमन उसको छोड़ देता। लेकिन ये बात हमको नहीं पता चलती है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से कि इस लड़ाई को शुरू किसने किया था। क्या वशिष्ठिपुत्र ने आगे बढ़ के इस लड़ाई को इनिशिएट किया था, या रुद्रदमन अपनी खोई हुई ग्लोरी को हासिल करने के लिए इस लड़ाई को इनिशिएट करते? ये बात हमको नहीं पता चलती, लेकिन ये बात हमें पता चलती है कि इन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को डिफीट किया था। दूसरी बात हमको पता चलती है, ही रिपेयर्ड, ही मतलब कि अब मैं रुद्रदमन को रेफर कर रहा हूं, ही रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। देखिए सुदर्शन झील जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनी थी, जिसको लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए और सूखे के मौसम में पानी की अवेलेबिलिटी रखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में बनाया गया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके एम्बार्कमेंट्स टूट गए थे, तो पानी स्पिल हो जाता था और वो लेक नहीं बन रह पाती थी। उसको रिपेयर किया रुद्रदमन ने, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। तीसरा इंपॉर्टेंट, ही मैरिड अ वैदिक गर्ल एंड एम्ब्रेस्ड भागवत रिलीजन। तो एक और इंफॉर्मेशन हमको मिलती है इनके बारे में, वो इंफॉर्मेशन ये है कि इन्होंने रुद्रदमन ने एक वैदिक रिलीजन की लड़की के साथ में शादी करी और वैदिक रिलीजन को एम्ब्रेस कर लिया। वो जो मैंने बात बोली थी ना, इंडियनाइजेशन ऑफ द फॉरेन रूलर्स, उसी का एक पॉइंट हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब अगला पॉइंट हमको पता चलता है इसके बारे में, जो इंस्क्रिप्शन खुद ही सेल्फ एक्सप्लेन करती है हमको, वो ये है कि दिस इज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, है ना। और इसी बात से हमको पता चलता है कि ही पैट्रोनाइज्ड संस्कृत लैंग्वेज। और देखो ये जो बात है ये है कि जो पूरी इंस्क्रिप्शन है ये हमको पूरी संस्कृत में मिली है। मैंने आपको एक पिलर के बारे में बताया था, जो है ये वाला पिलर, हीलियोडोरस वाला। थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, ये हीलियोडोरस पिलर। हीलियोडोरस पिलर जो है ना, इस पिलर के अंदर भी हमको संस्कृत के सेंटेंसेस मिलते हैं, लेकिन ये पूरा संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है, ये बात याद रखना। हीलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन या बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहां पे हमको पहली बार संस्कृत के सेंटेंसेस दिखाई देते, लेकिन पूरा इंस्क्रिप्शन संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पूरी तरह से संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला इंस्क्रिप्शन है, जिससे यह पता चलता है कि इनकी दरबार की भाषा अवश्य संस्कृत रही होगी और इन्होंने संस्कृत को पैट्रोनाइज भी किया था, यानी कि संस्कृत भाषा को इन्होंने क्या दिया, प्रशय दिया। ये बात इससे पता चलती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चलती है रुद्रदमन के बारे में, हिज टाइटल वॉज महाक्षत्रप। इनका जो टाइटल था महाक्षत्रप। इनसे पहले जो रूलर्स थे नहपान या चेस्टाना, इनके टाइटल क्षत्रप होते थे, लेकिन इनका टाइटल महाक्षत्रप था, जो क्लियरली इंडिकेट करता है इनकी
पावरफुल, मोर पावरफुल पॉलिटिकल पोजीशन को। तो ये वो सारी मेजर इंफॉर्मेशन है जो हमको रुद्रदमन के बारे में पता चलती है। जहाँ तक सीथियंस का सवाल है, तो सीथियंस ने वेस्टर्न इंडिया के अंदर इतना स्ट्रांग रूल इस्टेब्लिश कर लिया था कि रुद्रदमन की डेथ के बाद भी सेंचुरीज तक सीथियंस इस इलाके में रूल कर पाए थे। 395 एडी में गुप्ता एम्पायर के रूलर चंद्रगुप्त सेकंड इनके ऊपर हमला करते हैं, सीथियंस के ऊपर, और तब कहीं जाके उज्जैन को सीथियंस के, या उज्जैन से सीथियंस के रूल को ख़त्म कर पाते हैं। वरना इस वेस्टर्न इंडिया के इलाके में, जिसमें आज का राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका शामिल है, गुजरात के इलाके शामिल हैं, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के इलाके शामिल हैं, कुछ नॉर्दर्न महाराष्ट्र के इलाके शामिल हैं, ये पूरा बड़ा इलाका सीथियंस कई सेंचुरीज तक रूल करते हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग किंगडम रुद्रदमन सेट करके जाते हैं। सो दीज आर द सीथियंस। फिर बात आती है पार्थियंस की। पार्थियंस कोई बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं इंडिया के अंदर। पार्थियंस कौन होते हैं? तो पार्थियंस ईरान से आए हुए लोग थे, ईरान से आए हुए कुछ कॉन्करर्स थे, जिन्होंने कुछ समय के लिए नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इलाकों को जीत लिया था। इनके एक ही रूलर की इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, जिसका नाम है गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज। ये जो गोंडोफर्नीज नाम के रूलर होते हैं, ये गोंडोफर्नीज नाम के रूलर इनके फाउंडर भी हैं और इनके ग्रेटेस्ट रूलर भी हैं। और इनके बारे में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखा जाता है, दैट सेंट थॉमस, हु वाज अ क्रिश्चियन मिशनरी, केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। इनके दौर में सेंट थॉमस इंडिया आए थे। बस इतना ही हमको याद रखना है इनके बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक मेजर डायनेस्टी के ऊपर, जो कि है कुषाण। ये जो कुषाण डायनेस्टी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पार्ट है, देखिए, पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, रुद्रदमन और एक कुषाण। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो यही कहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो चलो कुषाणों की बात करते हैं। सबसे पहले इस नक्शे को देखते हैं। ये जो पूरा इलाका जो इस बादामी रंग से मार्क्ड है, और अब जिसमें मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा इलाका कुषाणों के कब्जे में था। ये पूरे इलाके में कुषाण रूल किया करते थे। अब देखो, ये इतना बड़ा इलाका हमें दिखाई दे रहा है, और इस इलाके में हमको वो इलाका भी दिखाई दे रहा है जो आज के इंडियन सबकॉन्टिनेंट से परे का इलाका है, उससे नॉर्थ का इलाका है। तो कुषाण एम्पायर, कुषाण प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट या मोस्ट पावरफुल सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यंस कहे जा सकते हैं। तीन बड़ी पावर्स थी जिन्होंने मौर्यंस को बहुत ताकत से सक्सीड किया था। एक सातवाहंस, दूसरे सीथियंस, और तीसरे थे ये कुषाण्स। तो कुषाण्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, मैं अभी बताऊंगा आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुजूल कटफिसिस वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। कुजूल कटफिसिस नाम का एक रूलर होता है जो इस डायनेस्टी को का फाउंडेशन करता है। अभी जो डायनेस्टी का फाउंडेशन करने वाला कुजूल कटफिसिस था, ही बिलोंग्ड टू द यूची ट्राइब, सॉरी, ही बिलोंग्ड टू द कुशैंग branch of Yuchi tribe. He belonged to the Kushang branch of the Yuchi tribe. ये जो यूची ट्राइब थी, सेंट्रल एशिया में कहीं रूल किया करती थी, और उस यूची ट्राइब की एक ब्रांच थी जिसको वो कुशैंग बोलते थे। उसी कुशैंग ब्रांच का ये सक्सेसर था, या उसी कुशैंग ब्रांच का ये रूलर था
जिसने अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने किंगडम को एस्टैब्लिश किया। और यही कुशैंग भारत में कुषाण कहलाए। यही कुशैंग जब आके भारत में सेटल हो गए तो भारत में इनका नाम का भी इंडियनाइजेशन हो गया और ये कुशैंग की जगह कुषाण कहलाते हैं। ठीक है, तो कुजुल कटफिसिस इस डायनेस्टी का फाउंडर होता है। नाउ कुजुल कटफिसिस वाज फर्दर सक्सीडेड बाय विम कटफिसिस। विम कटफिसिस एक ऐसा रूलर होता है जो नॉर्दर्न इंडिया के एक बड़े इलाके को जीत लेता है, एज लॉन्ग एज मथुरा तक के इलाके को ये जीत लेता है और ये बड़ी सक्सेस होती है इसकी, विम कटफिसिस की। लेकिन इस डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो विम कटफिसिस का सक्सेसर होता है जिसे कहते हैं कनिष्क। तो ये जो कनिष्क है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके पहले के रूलर्स का बस मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो कनिष्क का टाइम लाइन माना गया है वो 78 एडी से लेके 101 एडी के बीच में माना गया है। तो ये कनिष्क का टाइम लाइन है जो याद रखना होगा आपको। और ये कनिष्क रूलर हैं और इन्हीं कनिष्क ने 78 एडी में ही स्टार्टेड द शाका एरा। इन्होंने शक संवत की शुरुआत करी थी। देखिए, शक सीथियंस को कहा जाता है लेकिन शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने करी थी। ये एक बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट है और इसका आज तक कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पाया है कि क्यों ऐसा था, कि इन्होंने कुषाण एरा की शुरुआत क्यों नहीं करी, इन्होंने शाका एरा या शक संवत की क्यों शुरुआत करी। बट शाका एरा की इन्होंने शुरुआत करी थी 78 एडी से। ये 78 एडी से शाका एरा की शुरुआत होती है। एंड नॉट टू फॉरगेट दिस, दैट शाका एरा it is also the national calendar of India. It is the national calendar of India. एक तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम फॉलो करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। एक वो पंचांग है जिससे हमारे त्योहार आते हैं, इस बार होली कब है, इस बार दिवाली कब है। और एक है नेशनल कैलेंडर जिसका हम कोई यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी वो शाका एरा इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। तो ठीक है, ये कनिष्क के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब क्योंकि कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है तो मैं जल्दीबाजी में उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा और इसीलिए जो है आज का लेक्चर तो हम यही एंड करते हैं। और कनिष्क के बारे में और इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बची हुई चीज़ों को हम आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे और फिर आगे के चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।